लीगली स्पीकिंग कॉन्क्लेव में सीधा लिए चलेंगे। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा बोल रहे हैं। Years of completion of the constitution, but as a responsible media house, we would also want to have the discourse and the debate over here in the public domain so that it can have the desired impact on one and many, because somewhere or the other, I think the constitution, which is a living document, is the only piece of legislature that guides in the evolution of a democracy. And thank you very much, sir, because legally speaking, NewsX, India News, Sunday Guardian, Daily Guardian, the entire ITV network family, we want to not only extend a warm welcome to you, but also that we stand for what kind of a brand of journalism and how we want to address our viewers is sort of done by the kind of content we create and the platforms that we have created. Thank you very much once again for taking out time from your busy schedule to grace this occasion with your presence. Thank you very much, sir. Thank you, Arjun Megwal ji. Thank you, Kartikeya ji, for those words. I now request Mr. Rishabh Gulati and Mr. Rakesh Singh to please join us on stage for another riveting conversation with our chief guest, Shri Arjun Ram Megwal. आदरणीय मंत्री जी, हमारे साथ इस नीति और संविधान डायलॉग जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. फॉर पीपल वाचिंग दिस ब्रॉडकास्ट, सर इज आल्सो द पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सो ही हैज अ वेरी हेक्टिक डे. तो मेरा पहला सवाल सर ये होगा, जो संविधान में पार्लियामेंट में लोकसभा में 2 दिन चर्चा आज शुरू हुई है, फिर राज्यसभा में 2 दिन चर्चा होने वाली है, ये क्या संविधान की तपस्या के लिए है, क्या कोई गंभीर मुद्दे भी हैं जो इस चर्चा से निकले? देखिए, आपने बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन किया है. 2014 में मोदी जी आए एज ए प्रधानमंत्री इस देश में. इससे पहले हमारा जो 26 नवंबर था, इसको हम कानून दिवस के रूप में मनाते थे, जिसको हम अंग्रेजी में लॉ डे कहते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संविधान को सम्मान करने का विषय जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब से था. तो उन्होंने कहा, भाई ये संविधान दिवस क्यों नहीं हो सकता. और जब बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब की 125वीं जयंती थी 2015 में, तब 19 नवंबर 2015 को सोशल जस्टिस एंड एम्पावर्ड मंत्रालय से एक सर्कुलर जारी हुआ कि आगे से 2015 में तो हम मनाएंगे ही संविधान दिवस, लेकिन आगे से प्रतिवर्ष हम संविधान दिवस मनाएंगे. इसलिए ये मोदी जी का इनिशिएशन है, ये तो मानना ही पड़ेगा और देश को स्वीकार करना पड़ेगा. इससे पहले कहाँ था? मोदी जी हैज टेकन ए इनिशिएशन, तब जाकर के ये 2015 से हम संविधान दिवस मना रहे हैं. उस समय भी 2 दिन चर्चा हुई थी संविधान पे, पहली बार लोकसभा और राज्यसभा में, और लोगों ने समझा कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब का कितना कंट्रीब्यूशन संविधान के निर्माण में रहा. इस बार कोई चर्चा का हमारा कोई उद्देश्य, ऐसा मुझे लगता है कि शुरू में जब सत्र शुरू हुआ था, मैं पार्लियामेंट अफेयर्स के नाते कह रहा हूं कि हमारे एजेंडे में ये नहीं था, लेकिन उनके एजेंडे में कोई अमेरिका में घटना घटी, उसको लेकर के आए और वो हल्ला करने लगे. फिर उन्होंने कहा, देखो हम चला सकते हैं. उन्होंने कहा अपोजिशन साइड से, आप संविधान पे चर्चा करोगे क्या? तो संविधान पे चर्चा करने में हमें कहां तकलीफ है. मैंने कहा कर लेंगे. तो दोनों बार BAC में उनकी ओर से इशू आए. हमने कहा हमारे गवर्नमेंट बिजनेस है, उनको आप करने दो. उन्होंने कहा नहीं, पहले आप संविधान पे चर्चा करो. तो संविधान पे चर्चा की डेट डिसाइड हुई, 13-14 लोकसभा और 16-17 आपका राज्यसभा. इसलिए सरकार संविधान पे चर्चा हो, कोई डिमांड आए, किसी भी दल से आए, तो सरकार ने स्वीकार किया. और आज लोकसभा में हमारे राजनाथ सिंह जी ने चर्चा शुरू की कि संविधान की जो हमारी ग्लोरियस जर्नी है वो कैसी रही है, और मुझे लगता है शानदार अच्छी चर्चा हो रही है. मेघवाल साहब, जिस तरह से 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा है, आपने कैबिनेट से कल उसको जो है मंजूरी दिलाई है, उसको लेकर विपक्ष का तेवर तल्ख है. विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की जगह 1 नेशन 1 हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए.
क्या इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो हम अलग से आपको ब्रीफ करेंगे, लेकिन मुझे आपके माध्यम से उनको कहना है, क्या 1952 का चुनाव लोकसभा और विधानसभा साथ साथ नहीं हुए थे? 1957 का चुनाव साथ साथ नहीं हुआ था? 62 का चुनाव साथ साथ नहीं हुआ था? 67 का चुनाव साथ साथ नहीं हुआ था? आपने 71 में मध्यावधि चुनाव करवाया और उसके बाद 356 का जो आर्टिकल है राज्य सरकारों को गिराने का, उसका मैक्सिमम दुरुपयोग किया, इसलिए काल चक्र टूट गया और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, डेवलपमेंट में भी दिक्कत आती है, गवर्नेंस भी बिगड़ता है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में सभी दलों की एक बैठक बुलाई थी, आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, सभी दलों के, और उसमें दल के कोई फ्लोर लीडर नहीं थे, जो दल के उनके अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सब थे। उसमें कांग्रेस को छोड़ करके सारे आए थे। सबने स्वीकार किया कि ये अच्छा सुझाव है। उसके बाद जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। उस कमेटी ने सबको सुना, भी आप बताओ क्या इसमें खराबी है। और कई देशों में हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट में हो रहा है, कई देशों में हो रहा है। और इसमें गड़बड़ कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर आपका, जब पुलिस की जरूरत होती है, लॉ एंड ऑर्डर में चुनाव होता है तो वहां लग जाता है। तो ये तो एक बहुत अच्छा मुझे लगता है इलेक्शन रिफॉर्म का एक स्टेप है। इसको विपक्षी दलों का सहयोग करना चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन मेघवाल साहब, जहां तक राज्यसभा में बात की जाए 163 जरूरत पड़ेगा 2/3 बहुमत के लिए, वहीं जो है लोकसभा की बात किया जाए 362 आपको मतों की जरूरत पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति कैसे पूरा होगा, क्या आपको लगता है? अच्छे काम के साथ अच्छे लोग जुड़ जाते हैं जी। जुड़ते हैं, 370 में जुड़े ही थे ना। मेघवाल जी, जो अभी डिस्ट्रप्शन चल रही है पार्लियामेंट में, अब ये रूटीन बन गया है, ये थर्ड टर्म है, सेकंड सेशन है, क्या किया जाए इसका? एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इसका हल क्या है? मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कहीं बाहर बैठे हैं, जो इंडिया की जो इकोनॉमिक साइज है जो तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे उनको शायद कोई पीड़ा हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, या भारत में स्टेबल गवर्नमेंट क्यों है। कोई न कोई ऐसी षड्यंत्रकारी कोई एक्शन लेते हैं वो, और फिर उसको किसी न किसी मीडिया में छपवाते हैं, और उसके बाद हमारा संसद सत्र शुरू होता है उससे पहले उसकी खबर यहां आ जाती है। आपका हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या है, आपका पेगासिस की रिपोर्ट, मतलब उसके बाद भी नहीं आती, पहले भी, बस उस जब सत्र शुरू होता है उसके 2-3 दिन पहले आती। इस बार भी ऐसा ही हुआ। तो हमें सावधान तो रहना ही पड़ेगा ना। जो इंडिया की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, ऐसे अगर लोग कोई चीज कहते हैं, फिर हमारे यहाँ आकर के लोग हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उनको नहीं मान करके उनकी बात पे पूरा विश्वास करके यहाँ हाउस को चलने नहीं देते हैं, तो वो ठीक परंपरा नहीं है। मेघवाल साहब, क्या खतरा? यही हम उनको समझा रहे हैं कि ये ठीक परंपरा नहीं है। मेघवाल साहब, खतरा क्या बाहर से है, अंदर से है? किस तरह खतरा आप जो है? नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर की जो एजेंसी हैं, जो भारत के विरोध में बोलते रहते हैं, वो कोई खबर छापते हैं, उसको ज्यादा विश्वास करते हैं, ये खतरा है, और कोई खतरा नहीं है। बाकी देश एक है, मजबूत रहेगा देश, कोई चिंता की बात नहीं है। मेघवाल जी, लेकिन अगर ऐसी षड्यंत्र साजिश होती हैं और भारत के अंदरूनी मामलों में केस अगर यहाँ हो नहीं हो हमारी एजेंसी डिसाइड करेंगी, न्यूयॉर्क में केस फाइल होते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? हम फ्रंट फुट पे क्यों नहीं खेलते हैं? क्योंकि अगर हमें पता है और अगर आप पूरा आरोप लगा रहे हो कि ऐसे लोग हैं, ये षड्यंत्र साजिश कर रहे हैं, हम वापस उनको नाम से बुलाकर बोलते क्यों नहीं है कि आप ये षड्यंत्र साजिश कर रहे हो? नहीं, जो हमारा प्रयास है वो हम करते हैं, लेकिन जो कानूनी उपाय है उस संबंध में भी हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जो उन देशों में क्या हमारी कंपनियों पर, उन देशों के क्या नियम है, उनकी कंपनियां भी हमारे यहाँ काम करती है। रेसिप्रोसिटी रहनी चाहिए। ऐसे जैसे अभी हमने इंग्लैंड से एक संबंध किया कि भाई यहाँ का वकील वहाँ प्रैक्टिस कर सकता है, वहाँ का वकील यहाँ आके प्रैक्टिस करे, तो बराबर के अधिकार में, रेसिप्रोसिटी के अधिकार में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
लेकिन वन वे नहीं हो सकता ये। You're using the word reciprocity, डिप्लोमेसी में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या मेघवाल जी आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति या संस्था हो जिसके अगेंस्ट करप्शन एलिगेशंस हो और उनका यहाँ पर भारत में कोई भी फाइनेंशियल लेना देना हो, तो हम भी ऑप्शन ओपन रखते हैं उनके ऊपर केस फाइल करने का? देखिए, मैंने कहा ना, जो हमारे लॉज हैं बने हुए, पहले तो हम उसके तहत ही काम करेंगे, फिर अगर हमें लगता है कि कुछ सुधार की जरूरत है तो उस दिशा में भी आगे कदम बढ़ाएंगे। मेघवाल साहब, राज्यसभा के सभापति के खिलाफ जिस तरह से विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो सिग्नेचर हस्ताक्षर जो दिया है, क्या आप मानते हैं कि विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि जो सभापति हैं वो विपक्ष की बात नहीं सुनते, सत्ता पक्ष के पक्ष में काम करते हैं, इस तरह की बात कहना क्या आप मानते हैं? देखिए, राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन राज्यसभा, उनके खिलाफ भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आर्टिकल 67B के तहत विपक्ष लेके आया है। वो उनका अधिकार है, लेके आए, लेकिन लेके आने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस प्रस्ताव की चर्चा क्यों कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति जी पे क्यों आरोप लगा रहे हैं झूठे? अगर जब वो चर्चा में आएगा तब चर्चा करनी चाहिए ना, हाउस के अंदर है वो, तो दैट इज ए हाउस, दैट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस। उसको वो बाहर ले जाते हैं, प्रेस करते हैं, प्रेस करके, और इसका मतलब आप उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए, उस पर आपने बाहर चर्चा शुरू कर दी, जो संविधान इजाजत नहीं देता। आज हमारे राज्यसभा में हमारी तरफ से बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई ये इजाजत नहीं देता कि आप उपराष्ट्रपति जी का सारे दोष ढूंढने लग जाओ, अपने ट्विटर हैंडल पे उसको डालो, ये आपको शोभा भी नहीं देता और संविधान इजाजत भी नहीं देता। जब वो 14 दिन के बाद चर्चा में आएगा प्रस्ताव राज्यसभा में, उस समय जो बोलना बोलिए। इसका मतलब विपक्ष जो उपराष्ट्रपति जी का एज ए चेयरमैन राज्यसभा बाय वर्च्यू ऑफ द पोस्ट उनका सम्मान नहीं करना चाहता, उनका अपमान करने की सोच रखी है उसने, जो ठीक दिशा में नहीं है। मेघवाल जी, समय हमारे पास कम है, तो लेकिन 2 छोटे सवाल और हैं। सबसे पहले सेंसस अब अनाउंस किया गया अगले साल के लिए, क्या इसके बाद डीलिमिटेशन एक्सरसाइज भी होगी, क्योंकि 33% रिजर्वेशन ऑफ विमेन इन पार्लियामेंट भी आने वाला है 2 साल में? जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो पास हो गया पार्लियामेंट से, जिसमें 33% रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में रहेगा। 2026 तक हमारा डीलिमिटेशन को संविधान के द्वारा ही फ्रीज किया हुआ है, हमने नहीं किया। हमसे पहले जो शासन करते थे उन्होंने कहा कि 2026 तक कोई डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो 2026 के बाद ही ये सारी प्रक्रियाएं शुरू होगी। सेंसस आपने ठीक कहा कि इसमें हम डिजिटली सेंसस करने का प्रयास करेंगे, और सेंसस जैसे ही होगा उसके बाद एक डीलिमिटेशन आयोग बैठेगा। वो डीलिमिटेशन आयोग 2026 के बाद, क्यों 26 तक तो फ्रीज किया हुआ है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो 26 के बाद जब वो डीलिमिटेशन आयोग कौन सी सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए, कौन सी सीट अभी जो एससी की है क्या वो एससी की रहे या जनरल हो जाए, कौन सी सीट एससी की है वो एसटी की करनी है, या कौन जगह एसटी की पॉपुलेशन बढ़ गई जहां जनरल सीट है उसको एसटी की करनी है, ये सारी एक्सरसाइज वो डीलिमिटेशन आयोग करेगा। निश्चित रूप से ये कार्रवाई होगी, और अगला जो चुनाव आएगा तब जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो लागू होगा, और महिलाओं को 33% लोकसभा में और विधानसभा में रिजर्वेशन मिलेगा। मेघवाल साहब, एक सोशल मीडिया से लास्ट में मैं क्वेश्चन मैं हर बार पूछता हूं, सोशल मीडिया पे जो एक ट्रेंड कर रहा है कि कानून मंत्री और पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो एक सवाल जरूर पूछने के लिए कि जो बांग्लादेश में जो स्थिति है, आखिरकार बांग्लादेश को लेकर सरकार को जो इस पर रिएक्शन होना चाहिए, उससे जरूर जो है आप मंत्री जी से पूछिएगा कि आखिर सरकार चर्चा क्यों नहीं कराने के लिए, जो विपक्ष भी कहता है, लेकिन ये सोशल मीडिया का प्रश्न है, मैं पूछ रहा हूँ। विपक्ष इसमें चर्चा कहाँ चाह रहा है? विपक्ष तो किसी और पे चर्चा चाह रहा है, विपक्ष तो इसमें आलोचना ही नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसमें विपक्ष आलोचना ही नहीं कर रहा है। हाँ, आलोचना नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूँ। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर को हम याद करते हैं, लेकिन संविधान जब बन रहा था और जब ये देश के 2 बंटवारे हुए
ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान देश बना, एक भारत रहा, उस समय भी बाबा साहब ने कहा था कि ये बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज रह गई हैं, हिंदू विशेष करके सरदार कम्युनिटी के सिख लोग, उनके साथ ये अत्याचार कर सकते हैं, इसलिए आप थोड़ी अदला बदली का जो प्रस्ताव है ना जनसंख्या वाला, उसको आप लागू कर दो। उस समय भी कहा था उन्होंने। आज बांग्लादेश में जो अधिकतर जिनके साथ, जिनको हम हिंदू भी कह रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, वो मतवाद समुदाय के लोग हैं। वो कहते हैं श्री हरि बोल, ये हमारा वाक्य हम बोलेंगे, वो कहते हैं श्री हरि बोल यहां मत बोलो। ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन सरकार बहुत चिंतित है और सरकार कार्रवाई, जो अपेक्षित कार्रवाई, सरकार कार्रवाई कर भी रही है। Mantri ji, it's one of the toughest jobs in Parliament, which is to try to get consensus to keep Parliament functioning, which is the Minister of Parliament Affairs. Being Minister of Law and Justice is another tough job. Thank you very much, sir. आपने इतने busy Parliament सदर के बीच में हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, Thank you very much. धन्यवाद सर। Much, Arjuna Megwal ji, for joining us at the third Law and Constitution Dialogue. I now request Shri Kartikeya Sharma to also please present the vote of thanks. Actually, it is supposed to be Aishwarya who does the vote of thanks because I had already introduced the Honorable Law Minister. But sir, I would like to take this opportunity to thank you profusely. You have really been... You all, so I'll hand it over to Aishwarya. This is the right person. I would like to take this opportunity to thank Honourable Law Minister and Minister for Parliamentary Affairs for gracing this occasion as we celebrate the 75th year of the adoption of the Constitution of India. It has given us a great opportunity to discuss crucial issues that are central for our great country, and the Honourable Minister has been kind enough to take our questions and be there to support this occasion and support Legally Speaking, NewsX and ITV Network. Thank you, sir. We once again extend our gratitude to Shri Arjun Ram Megwal ji for joining us at the third Law and Constitution Dialogue.